हेलो एवरीवन, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेज एंड डिफेंस एकेडमी रिंगस। एनसीईआरटी साइंस की अगली सीरीज में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। इससे पहले मैंने एनसीईआरटी साइंस की लगभग 10 सीरीज कंप्लीट करवा दी हैं। हर सीरीज में मैं 2 पोर्शन लेता हूं। पहले मैं थ्योरेटिकल पोर्शन कवर कराता हूं और उससे संबंधित फिर मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस या एमसीक्यू आपको सोल्व करवा देता हूं। सोल्व करवाने के बाद मैं पीडीएफ लिंक पे दे देता हूं ताकि आपके सहूलियत रहे हर एक चीज को, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था ना, वो एटम्स को लेकर ही बनाया था, लेकिन जिस दिन ये वीडियो बना था इवनिंग में बरसात की वजह से वास्तव में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, तो वो क्लियर नहीं हो पाई थी। तो उस पहले वाले वीडियो के निष्कर्ष को और आगे की प्रक्रिया में एक साथ इस वीडियो में लेके आया हूं। अगर इससे पहले वाला वीडियो एटम वाला आपने नहीं देखा है तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। यहां पर मैंने जो क्वेश्चन डाले हैं ना, वो आपको बिल्कुल बेसिक से एटम के बारे में कॉन्सेप्ट आपकी बढ़िया से क्लियर करवा देंगे। वही अपनी प्रक्रिया आज रहेगी कि पहले अपन थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर करेंगे और थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर करने के बाद में अपन उससे संबंधित जितना अपन ने कवर किया है उससे संबंधित अपन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। तो शुरू कर रहे हैं परमाणु की अवधारणा। ध्यान देना यहां पर किसके बारे में शुरू कर रहे हैं? परमाणु के बारे में। यह है क्या परमाणु? ध्यान देना इधर। सबसे पहले तो मैंने तुम्हें पिछली बार ही बताया था कि एक दार्शनिक हुआ करते थे। एक कौन हुआ करते थे? दार्शनिक। और उन दार्शनिक का नाम था महर्षि कणाद। थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं पिछली वाली क्लासों की। उस दार्शनिक का क्या नाम था? महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने रिसर्च किया एक इकाई पर और उस इकाई का क्या नाम था? पदार्थ। और पदार्थ के बारे में सर्वप्रथम इन्होंने एक अवधारणा दी। एक एक चीज को समझते जाना। पदार्थ के बारे में सर्वप्रथम इन्होंने एक अवधारणा दी और इनकी अवधारणा के अनुसार इन्होंने थोड़ी सी ये बात बताई कि जो पदार्थ होता है, ये पदार्थ वास्तव में अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। एक क्वेश्चन तो एग्जामिनर यहीं से ही पूछ लेता है कि पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह किस दार्शनिक की अवधारणा थी या यह किस व्यक्ति की अवधारणा थी? तो वो कई ऑप्शन देता है, तुम्हें कई वैज्ञानिकों के नाम देता है, तो तुम कंफ्यूज मत होता ना। यह वास्तव में किसने बताया था? महर्षि कणाद ने। अब ये जो अति सूक्ष्म ये जो कण हैं, इन अति सूक्ष्म कणों के बारे में गहन अध्ययन किया एक ब्रिटिश अध्यापक ने। इन अति सूक्ष्म कणों के बारे में गहन अध्ययन किसने किया? एक ब्रिटिश अध्यापक ने। और फिर उन्होंने ये पाया कि ये जो अति सूक्ष्म कण है ना, इनको अपन विभाजित नहीं कर सकते, अर्थात यह अति सूक्ष्म कण अपने आप में क्या है? अविभाज्य कण है। शब्दों को समझते जाना तुम। अति सूक्ष्म कणों के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? महर्षि कणाद ने। और अति सूक्ष्म कणों को अविभाज्य कण माना एक ब्रिटिश अध्यापक ने। और वहां पर फिर एक ग्रीक भाषा का शब्द आता है और उस ग्रीक भाषा के शब्द का नाम है एटोमियो। शब्दों को समझना, क्या नाम है? एटोमियो। ये एटोमियो है ना, ये एटोमियो वास्तव में ग्रीक भाषा का शब्द है, अर्थात एटोमियो अपने आप में किस प्रकार का वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। और इस एटोमियो का जो अर्थ है, इस एटोमियो का जो अर्थ है ना, वो अर्थ भी वास्तव में होता है अविभाज्य। उस एटोमियो का अर्थ भी क्या होता है? अविभाज्य। और फिर इसी एटोमियो को साइंस में एक नई परिभाषा के नाम से जाना गया जिसे बोला जाता है एटम। और इसी एटम को मेरे दोस्तों अपन ने क्या कह दिया? परमाणु। अपन ने यह क्या कह दिया? परमाणु। और ये सारी बताने वाला इस ब्रिटिश अध्यापक का नाम था जॉन डोल्टन। इस ब्रिटिश अध्यापक का क्या नाम था रे? जॉन डोल्टन। और तभी से जॉन डोल्टन साहब को परमाणु सिद्धांत के माना गया प्रतिपादक। परमाणु सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जॉन डोल्टन। पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, ये महर्षि कणाद ने बताया। और परमाणु सिद्धांत के प्रतिपादक किसे माना गया? जॉन डोल्टन ने। और जॉन डोल्टन ने परमाणु के बारे में अवधारणा दी 1808 में, अर्थात वास्तव में 19वीं सदी के प्रारंभ में यह अवधारणा दी गई। अब यहां पर चलो, ये बात ठीक है, डोल्टन साहब ने यह बताया था कि परमाणु वास्तव में एक अविभाज्य कण है। परमाणु किस प्रकार का कण है? एक अविभाज्य कण है। तो बाद में जाकर जॉन डोल्टन साहब की अवधारणा को भी गलत माना गया। क्यों माना गया? क्योंकि कई फिर वैज्ञानिक ऐसे भी आए जिन्होंने परमाणु से छोटे कण भी खोजे, अर्थात परमाणु भी विभाजित होता है। तो एक चीज का ध्यान रखना, जॉन डोल्टन साहब ने यह कहा था कि परमाणु अविभाज्य कण है, जबकि आने वाले वैज्ञानिक जो आगे आएंगे, रदरफोर्ड, नील्स बोर साहब या थॉमसन साहब, उन्होंने यह कहा कि वास्तव में परमाणु को भी विभाजित किया जा सकता है। तो परमाणु को अविभाज्य
विभाज्य किसने बताया, तुम्हारा एग्जामिनर पूछता है तब भी तुम्हें आंसर क्या करना है, जॉन डाल्टन। तो समझते हैं इस जॉन डाल्टन की अगली अपन कड़ी को। अब यहां पर मैं तुम्हें बता देता हूं, फिर एक तीसरे वैज्ञानिक और आए और उन तीसरे वैज्ञानिक का नाम था हाइजेनबर्ग। उन तीसरे वैज्ञानिक का क्या नाम था, हाइजेनबर्ग। और हाइजेनबर्ग इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हाइजेनबर्ग ने ही सर्वप्रथम परमाणु की द्वैत प्रकृति बताई थी। परमाणु की कौन सी प्रकृति बताई थी, द्वैत प्रकृति बताई। तो परमाणु की द्वैत प्रकृति किसने बताई थी, हाइजेनबर्ग ने। तो इसका मतलब इस परमाणु से संबंधित मेरे सामने 3 वैज्ञानिक तैयार हुए हैं और तीनों को लेकर अलग अलग एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। पहले वैज्ञानिक की अवधारणा को माना गया परमाणु की आद्य अवधारणा, परमाणु की आद्य अवधारणा। और परमाणु की आद्य अवधारणा देने वाला दार्शनिक का क्या नाम था, महर्षि कणाद। ठीक है ना, यही बात अपन करके आए हैं, पहले दी थी। आद्य आदिकाल एक ही बात है, लेकिन अगर आप तुम्हारा एग्जामिनर आद्य अवधारणा की जगह शब्द बदल देता है, तुम्हारा एग्जामिनर इस प्रकार से कुछ शब्द लिखता है कि परमाणु की आधुनिक अवधारणा किसने दी, तो परमाणु की आधुनिक अवधारणा देने वाले वैज्ञानिक का नाम था मेरे दोस्तों जॉन डाल्टन। क्या नाम था, जॉन डाल्टन। आद्य अवधारणा कणाद, आधुनिक अवधारणा जॉन डाल्टन। और तीसरी बातचीत बताई कि परमाणु की द्वैत प्रकृति किस वैज्ञानिक ने बताई, तो अभी तुम्हारे मैंने सामने बताया कि परमाणु की द्वैत प्रकृति एक भौतिक वैज्ञानिक ने बताया था और उस भौतिक वैज्ञानिक का नाम था हाइजेनबर्ग। क्या नाम था उस भौतिक वैज्ञानिक का, हाइजेनबर्ग। तो तीनों का संबंध वास्तव में किस किस बात को लेकर है, परमाणु को लेकर है। तो यह तुम्हारा गलत नहीं होना चाहिए। अगली बातचीत देखो, अगली बातचीत में अपन तैयार करते हैं एटम के बारे में, अर्थात अपने को जो मिल गया ना, जो चीज मिली है या जिस अवधारणा पर अपन आज चर्चा करेंगे उस अवधारणा का क्या नाम है, परमाणु या एटम। कई बातें हैं। एक चीज तो अपने को समझ में आ गई कि परमाणु सर एक ग्रीक भाषा का शब्द है, अर्थात यह एक प्रकार का ग्रीक वर्ड है और यह ग्रीक वर्ड किससे मिलकर बना है, तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए, एटोमियम। अब यहां पर कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं जो परमाणु से संबंधित बनते हैं। यह माना गया कि परमाणु जो है ना, ये परमाणु एक अविभाज्य कण है। परमाणु एक किस प्रकार का कण है, अविभाज्य कण है। अगली बातचीत यह आई कि वास्तव में परमाणु है ना, इस परमाणु का व्यास समझना, यहां पर परमाणु का व्यास बोला कि परमाणु का व्यास कितना है, तो परमाणु का व्यास है 10⁻⁻10 मीटर या इसे बोला जाता है 1 एंगस्ट्रॉम। दूसरी बातचीत ये आई नाभिक का व्यास। परमाणु का व्यास ये है और परमाणु के अंदर यहां पर ये जो नाभिक है ना, ये परमाणु से बहुत छोटी होती है। तो नाभिक का व्यास अगर तुम्हें पूछे तो आंसर क्या करना है, 10⁻15 मीटर। और 10⁻15 मीटर को ही बोला जाता है 1 फर्मी। क्या बोला जाता है, 1 फर्मी। अगली चीज तुम्हें पूछता है कि परमाणु का जो व्यास है या परमाणु की त्रिज्या है, किसकी त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या। बोला कि परमाणु की त्रिज्या का मापन किसमें किया जाता है, तो परमाणु की त्रिज्या का मापन 2 इकाइयों में किया जाता है, या तो किया जाएगा नैनोमीटर में, और या यहां पर इकाई अगर नैनोमीटर ऑप्शन में नहीं आए तो फिर तुम्हारा आंसर कहां तक जाएगा, एंगस्ट्रॉम में। लेकिन अगर परमाणु की त्रिज्या नहीं पूछता है और वो ये शब्द लिख देता है कि नाभिक की त्रिज्या का मापन, तो नाभिक की त्रिज्या का मापन किया जाता है फर्मी मीटर में। क्यों किया जाता है, क्योंकि नाभिक का व्यास भी किसमें नापा जाता है, फर्मी में, इसलिए त्रिज्या का मापन भी किसमें किया जाता है, फर्मी मीटर में। अगली बातचीत क्या है, अगली बातचीत फिर इसकी और रिसर्च हुई और इस और रिसर्च होने के बाद में यह माना गया कि जो परमाणु को अविभाज्य कण नहीं है, वर्तमान में वास्तव में परमाणु जो है ना, परमाणु एक किस प्रकार का कण है, परमाणु को भी क्या किया जा सकता है, परमाणु को वास्तव में विभाजित किया जा सकता है, परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। और विभाजित करने के दौरान 3 परमाणविक कण सामने आए, 3 परमाणविक कण सामने आए। एक कण को कहा गया इलेक्ट्रॉन, दूसरे कण को मेरे दोस्तों रसायन विज्ञान ने कहा प्रोटॉन, और तीसरे कण को मेरे दोस्तों वास्तव में रसायन विज्ञान ने कहा न्यूट्रॉन।
ठीक है ना। अब आगे फिर और रिसर्च हुई और रिसर्च के दौरान यह है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये जो हैं ये दोनों वास्तव में नाभिक में रहते हैं, इसलिए इन दोनों को कहा गया कौन से कण, नाभिकीय कण। और नाभिकीय कण को ही वास्तव में साइंटिफिक भाषा में बोला जाता है न्यूक्लियन। इस शब्द का ध्यान रखना तुम, क्या बोला जाता है, न्यूक्लियन। अर्थात न्यूक्लियन के दौरान कितने कण हैं, 2 कण हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। न्यूक्लियन न्यूक्लियस से बना है और न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, नाभिक। और अगर देखो परमाणविक कण पूछे तो 3 करना, और अगर तुम्हें पूछे कि नाभिकीय कण कितने होते हैं तो नाभिकीय कण कितने होते हैं, केवल और केवल 2 होते हैं। तो सबसे पहले अपन जो ये बातें अपन ने सीखी है ना उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहा हूं, तुम फटाफट मुझे कमेंट करके बताओ। आपके सामने पहला कंप्यूटर यह दर्शा रहा है कि किस दार्शनिक ने सर्वप्रथम जगत के संबंध में परमाणु संबंधी दर्शन प्रस्तुत किया। फटाफट कमेंट करके बता दो मुझे सारे बच्चे। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, फटाफट कमेंट करके बता दो मुझे। सभी बच्चों का सही है क्योंकि पहले अपने थ्योरेटिकल पोर्शन इसको कर लिया था। किस दार्शनिक ने सर्वप्रथम जगत के संदर्भ में परमाणु संबंधी दर्शन प्रस्तुत किया, तो उस दार्शनिक का क्या नाम था, महर्षि कणाद। और महर्षि कणाद ने जो अवधारणा दी ना उसी अवधारणा को बोला जाता है परमाणु की आधे अवधारणा। इसको ध्यान रखना तुम, इसी अवधारणा को क्या बोला जाता है, परमाणु की आधे अवधारणा। तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा बी। परमाणु शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई, फटाफट कमेंट करके बता दो मुझे सेकंड में। परमाणु शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई, शाबाश। परमाणु शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई, एटोमियो। और इस एटोमियो का मतलब होता है इंग्लिश में, इस एटोमियो का मतलब होता है नॉट डिवाइड। इस एटोमियो को क्या मतलब होता है, नॉट डिवाइड। और या इस एटोमियो का मतलब होता है वास्तव में कौन से कण, अविभाज्य कण। तो एटोमियो का मतलब क्या हो गया, अविभाज्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। सभी बच्चों का सही है। तीसरा क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे है। तीसरा क्वेश्चन मुझे तुम कमेंट करके बताओगे मुझे। जॉन डाल्टन द्वारा प्रस्तुत किए गए परमाणु सिद्धांत की निम्न में से सही विशेषता है। कोई गलत नहीं करेगा, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, कोई भी गलत नहीं करेगा, सभी बच्चे सही जवाब देंगे। शाबाश, कुछ बच्चों का सही आया है, नहीं कुछ बच्चों ने गलत किया है। मैं समझा देता हूं तुम्हें। पूरे क्वेश्चन में तुम देखो किसकी बात की है अगले ने, जॉन डाल्टन साहब की। अर्थात उन वैज्ञानिकों की बात की है जिन वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम 1808 में परमाणु की अवधारणा दी थी। डेट भी ध्यान रखना, 1808 में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। पहला ऑप्शन है कि परमाणु उदासीन होता है, दूसरा ऑप्शन है परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व संभव है, तीसरा ऑप्शन है परमाणु अविभाजित होता है, और सिद्धांत 19वीं सदी के प्रथम दशक में दिया गया था। मैं तुम्हें बता दूं कि परमाणु उदासीन होता है यह जॉन डाल्टन साहब ने नहीं बताया। परमाणु उदासीन होता है सर्वप्रथम बताया था थॉमसन ने, और थॉमसन ने जिस मॉडल में परमाणु को उदासीन बताया जिसे बोला गया थॉमसन मॉडल। तो इसका मतलब पहली तो जॉन डाल्टन के सिद्धांत की सही विशेषता नहीं है। परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व संभव है, वैसे तो परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है क्योंकि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, लेकिन जॉन डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व संभव है। तो ये इसका हो जाएगा सही। परमाणु अविभाजित होता है, बिल्कुल डाल्टन साहब ने बताया। और दूसरा है सिद्धांत 19वीं सदी के प्रथम दशक में प्रस्तुत किया गया था, बिल्कुल सही बात है, ये भी लाइन बिल्कुल सही है क्योंकि सिद्धांत दिया गया था 1808 में। तो 1808 में मतलब किस सदी की बात चल रही है, 19वीं सदी की बात चल रही है। इसका मतलब पहला गलत है और बाकी के 3 सही हैं। तो 2, 3 और 4 इसका राइट आंसर अपन आ जाएगा इसका सी। कुछ बच्चों ने सही जवाब दिया है, बाकी करीब करीब बच्चों की अवधारणा गलत है। क्वेश्चन को तुम जितना अच्छे तरीके से रीड करोगे ना तो तुम्हारा कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि रीड करने से तुम्हारे दिमाग में पड़ी हुई जो चीज है ना वो रिकॉल हो जाती है कि वास्तव में क्वेश्चन के प्रति वास्तविकता
क्या है? तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा सी। परमाणु का व्यास व नाभिक का व्यास क्रमशः है। परमाणु का व्यास व नाभिक का व्यास क्रमशः है। फटाफट कमेंट कर दो मुझे, बहुत इजी क्वेश्चन है। शाबाश, किसी का भी गलत नहीं है, सभी बच्चों का सही है। परमाणु का व्यास कितना होता है? परमाणु का व्यास होता है 10 की घात -10 मीटर, या इसे बोला जाता है 1 एंगस्ट्रोम। और परमाणु की नाभिक का व्यास कितना होता है? 10 की घात -10 मीटर, और इसे बोला जाता है 1 फर्मी। 1 फर्मी, या इसे बोला जाता है 1 फर्मी, ठीक है ना। तो एंगस्ट्रोम और फर्मी में दे तो एंगस्ट्रोम परमाणु का हो गया और फर्मी हो गया नाभिक का व्यास। तो फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा ए। परमाणु का आकार होता है, अब तुम मुझे कमेंट करके बताओ, अब कोई गलत नहीं बताएगा। थोड़ा कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है, ऑप्शन को ध्यान से देखना। परमाणु का आकार होता है, शाबाश, कुछ बच्चों का मेरा बताया हुआ इसलिए सही बताया उत्तर। तो देख लेते हैं परमाणु का आकार। मैंने इतना तो तुम्हें बता दिया कि सर परमाणु का आकार होता है 10 की घात -10 मीटर। आपने सर बोला कि यह भी बता दिया कि परमाणु का आकार 10 की घात -10 मीटर होता है, इसे हम बोल सकते हैं 1 एंगस्ट्रोम, क्योंकि 1 एंगस्ट्रोम की वैल्यू होती है 10 की घात -10 मीटर। लेकिन यहां पर कहीं पर भी मीटर में ऑप्शन नहीं है, कहीं पर भी मीटर में ऑप्शन नहीं है, यहां पर सेंटीमीटर में है। तो सबसे पहले तो मैं 10 की घात -10 मीटर को, अगर मैं देखा जाए तो 10 की घात -10 मीटर को मैं क्या लिख सकता हूं? 10 की घात -8 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में अगर परमाणु का आकार पूछे तो 10 की घात -8 सेंटीमीटर, और अगर मीटर में पूछे तो 10 की घात -10 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। कुछ बच्चों ने रट्टा मार रखा कि 10 की घात -10 मीटर अगर नहीं आए तो नन ऑफ दीज आ जाएगा, तो कुछ बच्चे यहां पर नन ऑफ दीज भी कर लेते हैं। ऑप्शन को तुम ध्यान से देखा करो, उपरोक्त में से कोई नहीं, लगभग क्वेश्चनों में नहीं आता। अगर 100 क्वेश्चन का अगर आप रेशियो निकालोगे और 100 में से अगर 20 क्वेश्चन में लास्ट में उपरोक्त में से कोई नहीं दे रखा है, तो ध्यान रखना 20 में से मुश्किल से एक क्वेश्चन में उपरोक्त में से कोई नहीं का ऑप्शन सेट होता है। उपरोक्त में से कोई नहीं अगर आ जाता है ना, तो तुम उस क्वेश्चन पर विशेष जोर डाला करो। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज करने की बात कर रहा है। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? फटाफट कमेंट कर दो 6 का। परमाणविक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? जॉन डाल्टन ने। और अगर तुम्हें पूछे कि पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत जो जॉन डाल्टन ने प्रस्तुत किया था, यह कब प्रस्तुत किया था, तो ध्यान रखना यह कब प्रस्तुत किया था? 1808 में, ठीक है ना। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा बी। परमाणु की त्रिज्या का मापन किसमें किया जाता है? बताओ, फर्मी, नैनो, एएमयू, सेंटीमीटर। फटाफट कमेंट कर दो। परमाणु की त्रिज्या का मापन किसमें किया जाता है? शाबाश, किसमें किया जाता है? नैनोमीटर। और अगर नैनोमीटर अगर ऑप्शन में नहीं हो तो हम इसे कर सकते हैं एंगस्ट्रोम, और दोनों ऑप्शन में नहीं है तो ध्यान रखना यहां पर वरीयता किसको दी जाएगी? नैनोमीटर को। लेकिन अगर तुम्हें पूछे कि नाभिक की त्रिज्या का मापन, किसकी त्रिज्या पूछे? नाभिक की त्रिज्या का मापन, तो नाभिक की त्रिज्या का मापन किसमें किया जाता है? फर्मी मीटर में। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा बी। असत्य कथन है, फटाफट कमेंट करो। देखिए, परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है, यह तो बात बिल्कुल सही है कि परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु का विभाजन संभव नहीं है। 8 का राइट आंसर मुझे फटाफट कमेंट करके बताओगे तुम। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कुछ बच्चों ने सही दिया है, समझना इसको। असत्य कथन है परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है, सही है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, क्योंकि जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है ना, जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, तो स्वतंत्र अवस्था में रहने वाला परमाणु नहीं होता। स्वतंत्र अवस्था में रहने वाला होता है अणु, और अणु को बोला जाता है मॉलिक्यूल।
मॉलिक्यूल, ठीक है ना। ये परमाणु अणु की अवधारणा में मैं तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। तो अपना को आंसर तो मिल गया कि वास्तव में अर्थ का राइट आंसर क्या है, बी है। अगले ऑप्शन पे अपन और चर्चा कर लेते हैं। परमाणु रासायनिक विक्रिया में भाग लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। परमाणु का विभाजन संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। लेकिन वर्तमान में कुछ कण ऐसे खोजे गए हैं जो वास्तव में परमाणु से भी छोटे हैं, अर्थात उनका विभाजन संभव है। लेकिन जोल डोल्टन साहब के अनुसार परमाणु एक अविभाज्य कण है। यहां पर देखो, तुम ध्यान देना, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, ठीक है ना। अगर जॉन डोल्टन साहब ने तो यह बताया था कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, तो उसके अनुसार तो यह असत्य कथन नहीं है। फिर रदरफोर्ड साहब ने उस कॉन्सेप्ट पर, उस नियम पर वास्तव में संशोधन करके उन्होंने यह बताया था कि नहीं, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, क्योंकि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं ना, वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। ये अवधारणाएं हुई थी। और कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि जो जॉन डोल्टन साहब ने जो नियम बताए थे, उनका संशोधन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ध्यान रखना, रदरफोर्ड ने किया था। उसकी चर्चा में आगे वाले में करूंगा। परमाणु का कितने प्रतिशत द्रव्यमान नाभिक में होता है? फटाफट कमेंट कर दो, छोटा सा क्वेश्चन है। शाबाश। कितने प्रतिशत द्रव्यमान नाभिक में होता है? 99%। या कभी कभी 99% नहीं, देखें ऐसे भी पूछता है कि परमाणु का जो अधिकांश द्रव्यमान है, परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान है, ये परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहां पर होता है? तो कहां पर होता है? नाभिक में होता है। नाभिक के बारे में मैं तुम्हें एक चीज और बता देता हूं। नाभिक के बारे में क्वेश्चन पूछ जाता है कि नाभिक की खोज कब हुई थी? तो ध्यान रखना, कब हुई थी? 1911 में। और अगर तुम्हारा एग्जामिनर कभी कभी घुमाकर अगर क्वेश्चन पूछता है कि नाभिक के खोजकर्ता कौन है, तो नाभिक के खोजकर्ता है रदरफोर्ड साहब। नाभिक के खोजकर्ता कौन है? रदरफोर्ड साहब। और अधिकांश द्रव्यमान भी परमाणु का नाभिक में ही होता है। जॉन डोल्टन के परमाणु सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक, परमाणु सिद्धांत में निम्न में से किस वैज्ञानिक द्वारा संशोधन किया गया? अभी मैंने इससे पहले तुम्हें बताया था, तो फटाफट कमेंट करके बताओ। जॉन डोल्टन के परमाणु सिद्धांत में किस वैज्ञानिक द्वारा संशोधन किया था? रदरफोर्ड, मैक्स प्लांक, थॉमसन, गोल्डस्टीन। शाबाश। शॉर्ट में मैं तुम्हें बता देता हूं, परमाणु से संबंधित अभी भी संशोधन चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि परमाणु से संबंधित संशोधन खत्म हुए हैं, क्योंकि अभी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो से भी वास्तव में छोटे कण, हिग्स बोसोन कण और खोजे गए हैं। लेकिन उनकी गहराई में मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि वो तुम्हारी वास्तव में साइकोलॉजी या तुम्हारी कॉन्सेप्ट से बाहर है, तुम्हारे कॉम्पिटिशन के लेवल का नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें छोटी सी चीज, एक ट्रिक बता देता हूं संशोधन से संबंधित। सबसे पहले आपको मालूम है कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डोल्टन ने। किसने दिया था? जॉन डोल्टन ने। जॉन डोल्टन के सिद्धांत में जो भी कमियां थी ना, जो भी कमियां थी, उनका संशोधन करने वाले वैज्ञानिक का नाम था रदरफोर्ड। अर्थात जॉन डोल्टन के नियमों में किसने संशोधन किया था? रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड साहब के नियमों में संशोधन करने वाला एक अलग साइंटिस्ट, जिनका नाम था नील्स बोहर। क्या नाम था? नील्स बोहर, जिसने परमाणु स्पेक्ट्रम का एक सिद्धांत दिया था। तो तीनों संशोधन तुम्हें याद रखने हैं। जॉन डोल्टन के नियमों में संशोधन रदरफोर्ड में जो कमी आई उनको सुधारा किसने? नील्स बोहर ने, ठीक है ना। तो यहां पर अब बताओ मुझे, जॉन डोल्टन के परमाणु सिद्धांत में किस वैज्ञानिक द्वारा संशोधन किया गया? तुम्हें तुम्हारा राइट आंसर मिल गया। किसने किया था? रदरफोर्ड ने। और रदरफोर्ड का किसने किया था? नील्स बोहर ने। तो 10th का राइट आंसर हो जाएगा ए। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से होते हैं? फटाफट कमेंट करके बता दो। पहले वाली सीरीज में भी मैंने क्वेश्चन डाला था। अब इधर समझ लो, बिल्कुल सही है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये जैसे कोई भी परमाणु है, ठीक है ना, ये कोई भी क्या है? परमाणु है। अगर देखा जाए तो ये परमाणु की नाभिक है। ये परमाणु की क्या है? नाभिक है। और परमाणु की नाभिक में एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों को सम्मिलित रूप से बोला जाता है न्यूक्लियॉन। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन। और इसके चारों ओर जो चक्कर लगाते रहते हैं आउटर सेल में, उनको वास्तव में उनको बोला गया, थॉमसन साहब ने अलग एक नाम से उनको क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉन।
उनको क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉन। अर्थात परमाणु के 3 आधारभूत कण हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। नाभिकीय कण पूछे तो ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन नहीं आता, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही आता है। और न्यूक्लियन कण अगर पूछे तो भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही आता है। तो 11th का राइट आंसर हो जाएगा बी। परमाणु अपनी प्रकृति में मूलतः होते हैं, फटाफट कमेंट करो। धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, धनात्मक एवं ऋणात्मक, डी उदासीन। फटाफट कमेंट करना, गलत मत करना भैया। शाबाश, कुछ बच्चों ने सही दिया है, समझा देता हूं। परमाणु, तुम्हें मालूम है कि परमाणु अपनी मूलतः प्रकृति में क्या होते हैं? ये परमाणु की नाभिक है, ये परमाणु की क्या है? नाभिक है। और नाभिक के अंदर पाया जाता है पॉजिटिव चार्ज। क्या पाया जाता है? पॉजिटिव चार्ज, जिसे अपन बोल सकते हैं धनावेश। क्यों पाया जाता है? क्योंकि परमाणु के अंदर प्रोटॉन है, प्रोटॉन में पाया जाता है धनावेश। और यहां पर जितने प्रोटॉन होते हैं ना, उतनी ही संख्या आउटर सेल में किनकी होती है? इलेक्ट्रॉन की। और इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश पाया जाता है ना, वो पाया जाता है ऋणावेश। अर्थात नाभिक के अंदर धनावेश है और बाहर कक्षों में ऋणावेश है। और धनावेश और ऋणावेश मिलने पर जो स्थिति बनती है ना, उसे बोला जाता है उदासीन। तो परमाणु की जो प्रकृति है, परमाणु की प्रकृति वास्तव में क्या होती है? उदासीन होती है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। कैसी प्रकृति होती है? उदासीन। तो यहां पर उदासीन प्रकृति के बारे में, परमाणु की उदासीन प्रकृति के बारे में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया था? तो ध्यान रखना, सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया था? थॉमसन साहब ने बताया, ठीक है ना। ये थॉमसन साहब ने कैसे बताया, ये मैं तुम्हें चर्चा करूंगा तुम्हारे साथ अगली क्लास में, जिसमें मैं तुम्हें थॉमसन का मॉडल और रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र प्रयोग संबंधी मैं तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा। इतना ध्यान रखना कि परमाणु की उदासीन प्रकृति बताने वाला वैज्ञानिक भी कौन था? थॉमसन था, जिसे थॉमसन मॉडल या फिर रेजिन मॉडल या फिर क्रिसमस केक मॉडल या कई नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब यहां पर अपने को एक चीज मिली है कि सर अगर परमाणु की प्रकृति अगर उदासीन है, इसका मतलब परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बराबर होती है, तभी तो प्लस से माइनस चार्ज कट के वास्तव में स्थिति उदासीन की आई। अब परमाणु की संरचना के बाद में अपन अगली जो चर्चा करेंगे ना, वो किसके बारे में करेंगे? प्रोटॉन के बारे में करेंगे। तो सबसे पहले 2-4 अपन थ्योरेटिकल पोर्शन कवर कर लेते हैं प्रोटॉन के बारे में। पहला तो प्रोटॉन की खोज से संबंधित तुम्हें क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान देना इधर। पहली तो चीज ध्यान रखना, प्रोटॉन की खोज। तो प्रोटॉन की खोज करने वाला वैज्ञानिक था गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। और प्रोटॉन की खोज हुई थी लगभग कब? 1919 में। लेकिन अगर तुम्हारा एग्जामिनर पूछे कि प्रोटॉन की विशेषता या प्रोटॉन के बारे में डिस्क्रिप्शन सबसे पहले किसने डाला था, तब एक दूसरे वैज्ञानिक का नाम आता है, जिनका नाम है वास्तव में क्या? रदरफोर्ड। तो गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड का संबंध निम्न में से किस मूल कण से है? तो आंसर क्या होता है? प्रोटॉन ही होता है। अब मैं तुम्हें बता दूं कि ये देखो, ये पूरा परमाणु है। परमाणु के अंदर कौन है? प्रोटॉन है। तो इस पर चार्ज कैसा है? चार्ज कैसा है? इस पर प्लस चार्ज है। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो प्रोटॉन है ना, ये प्रोटॉन वास्तव में किस प्रकार का कण है? ये प्रोटॉन एक धनावेशित कण है। किस प्रकार का कण है? धनावेशित कण है। अगली बातचीत तुम्हें यह भी पूछा जाता है कि सर प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है? ये इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान ध्यान रखना, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 टू 10 टू दी पावर -27 kg। ये किसका द्रव्यमान है? प्रोटॉन का द्रव्यमान है। किसका द्रव्यमान है? प्रोटॉन का द्रव्यमान है। कभी कभी ये प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है ना, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान केजी में नहीं देकर ग्राम में दे देता है। तो अगर ग्राम में दे दे तो तुम इसे कितना लिख सकते हो? 1.67 टू 10 टू दी पावर -24 ग्राम। तो दोनों बात एक ही है, ठीक है ना। किलोग्राम में लिखे तो -27 आता है और ग्राम में लिखे तो -24 आता है, क्योंकि किलोग्राम से ग्राम में बदलते हैं। तो आपको मालूम है अपन इस प्रकार की कैलकुलेशन मैथ में करते हैं कि 3 कम हो जाएगा वो। अब यहां पर मेरी बात को तुम ध्यान से समझना।
ये तो हो गया इसका द्रव्यमान। अब यहां पर धनावेशित कण है तो इसका मतलब इस पर धनावेश है, और प्रोटॉन पर पाया जाने वाला आवेश कितना है, तो प्रोटॉन पर कितना आवेश पाया जाता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है ना, कितना आवेश पाया जाता है 1.6 गुना 10 की घात 19 माइनस 19 कूलम। ठीक है ना, और किस प्रकार का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये सारी बातें जो है ना, ये सारी बातें अपने को किससे संबंधित समझनी है, प्रोटॉन से संबंधित समझनी है। अब यहां पर और थोड़ा सा अपन डीपली चलते हैं इस प्रोटॉन से संबंधित। तुम्हें याद करना है द्रव्यमान का क्रम। किसका क्रम याद करना है, द्रव्यमान का क्रम। वो तुम्हें पूछता है कि सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका है और सबसे कम द्रव्यमान किसका है। तो द्रव्यमान का क्रम मैं तुम्हें बता देता हूं बिल्कुल हाईलाइट करके कि द्रव्यमान का क्रम किस प्रकार का है। सबसे ज्यादा द्रव्यमान परमाणु में से संबंधित होता है अल्फा कणु का। उसके बाद में द्रव्यमान में नंबर आता है न्यूट्रॉन का, उसके बाद में द्रव्यमान आता है प्रोटॉन, और उसके बाद में द्रव्यमान आता है इलेक्ट्रॉन का। अर्थात हम ये कह सकते हैं अगर चारों ऑप्शन में आ जाए तो सर्वाधिक द्रव्यमान अल्फा कणु का है, उसके बाद में द्रव्यमान न्यूट्रॉन का है, इसके बाद में द्रव्यमान प्रोटॉन का है, फिर द्रव्यमान किसका है, इलेक्ट्रॉन का है। तो यहां से तुम्हारा एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे हल्का कण कौन सा है, तो यहां पर द्रव्यमान के दृष्टिकोण से सबसे हल्का कण कौन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। सबसे भारी कौन हो जाएगा, न्यूट्रॉन, और बीच वाला कौन है, प्रोटॉन है। और लगभग देखा जाए तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग समान रहता है। अल्फा कणु का द्रव्यमान मैं तुम्हें बता देता हूं। अल्फा कणु का द्रव्यमान है 6.64 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 kg। ये अल्फा कणु का द्रव्यमान है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के ही बराबर होता है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है ना, ये मैं तुम्हें बताऊंगा। चलो मैं तुम्हें यहां पर बता देता हूं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 10 टू दी पावर माइनस 31 kg। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। तो तुम मेरी बातों को ध्यान से समझना। प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टिन ने, विशेषता बताई थी रदरफोर्ड ने। कब की बातें हैं, 1919 में। प्रोटॉन एक धनावेशित कण है। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.672 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 kg, और ग्राम में पूछे तो माइनस 24 ग्राम। प्रोटॉन पर धनावेश पाया जाता है। कितना धनावेश, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। और सबसे ज्यादा द्रव्यमान होगा अल्फा का, फिर होगा न्यूट्रॉन का, फिर होगा प्रोटॉन का, फिर होगा इलेक्ट्रॉन का। अल्फा कणु का मैंने यहां पर तुम्हारे सामने द्रव्यमान लिख दिया है। अब अपन चलते हैं प्रोटॉन से संबंधित क्वेश्चंस पर। फटाफट जवाब दे दो मुझे। निम्न में से कौन सा कथन प्रोटॉन के संदर्भ में सही कथन नहीं है, फटाफट कमेंट करके दे दो, कोई गलत नहीं करेगा। नहीं, गलत बता रहे हो। क्वेश्चन को ध्यान से समझो। सही है, समझा देता हूं मैं इसकी कॉन्सेप्ट को। किसके संदर्भ में बात की है, प्रोटॉन के संदर्भ में। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टिन ने की, सही है। प्रोटॉन के संदर्भ में सभी विशेषताएं थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने बताई। सभी विशेषताएं थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने नहीं बताई। सभी विशेषताएं बताने वाला कौन था, रदरफोर्ड। तो अपने को अपना आंसर तो मिल गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। सी ऑप्शन पे और चर्चा कर लेते हैं। प्रोटॉन न्यूक्लियन के अंतर्गत आता है, बिल्कुल ही तो सही है। न्यूक्लियन का मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मतलब नाभिक, नाभिक में है तो प्रोटॉन है। प्रोटॉन एक धनावेशित कण है, तो ये तीनों सही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन मैंने रेलवे की टेस्ट सीरीज से उठाया, तो रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है ये। प्रोटॉन की खोज किसने की, फटाफट कमेंट करो। छोटा सा क्वेश्चन है, मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन है। शाबाश। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, फटाफट कमेंट करो। गोल्डस्टिन ने, ठीक है ना। और कब की बातें हैं ये, लगभग 1919 की। असंगत का चयन करो। अब सारी बीमारी क्लियर हो जाएगी। बताओ, देखो एक बार तुम कमेंट करो, फिर मैं तुम्हें बताता हूं। गलत नहीं बताएगा कोई। शाबाश, देख लो। इलेक्ट्रॉन थॉमसन सही है। प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने नहीं की, यहां पर खोजकर्ता पूछा है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्ड
स्टीन ने। किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, न्यूट्रॉन। जेम्स सैंडविक सही है। नाभिक, रदरफोर्ड सही है। कभी कभी नाभिक के बारे में पूछता है कि नाभिक की खोज किस वर्ष हुई थी, तो ध्यान रखना नाभिक की खोज किस वर्ष हुई थी? 1911 में। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा बी। असंगत का चयन कीजिए। एक तरफ है कण और एक तरफ है इनसे संबंधित द्रव्यमान। अभी मैंने तुम्हें थ्योरेटिकल पोर्शन में बताया था द्रव्यमान से संबंधित, तो तुम मुझे कमेंट करके बताओगे 16 का राइट आंसर। शाबाश, सही बताया। कुछ बच्चों ने समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 10 टू द पावर -31 kg, बिल्कुल सही है। प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.672 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, बिल्कुल सही है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान नहीं सर, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान नहीं है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान तो थोड़ा सा ज्यादा है प्रोटॉन से, तो 1.675 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है ना। एक चीज का तुम और ध्यान रखना, मैंने लिखा एमपी। एमपी का मतलब है मास ऑफ प्रोटॉन, कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है ना, ये लगभग इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना होता है? 1837 गुना होता है। ये इंपॉर्टेंट है। अर्थात प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के कितना गुना है? 1837 गुना है। प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से अधिक भारी है। कितना अधिक भारी है? फटाफट कमेंट करो। शाबाश। इससे पहले तो अपन ने बताया कितना अधिक भारी है? 1837 टाइम, क्योंकि मैंने तुम्हें क्या बताया कि एमपी बराबर 1837 इंटू एमई। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, निम्न में से किसका द्रव्यमान ज्यादा है? अब कोई गलत नहीं करेगा। निम्न में से किसका द्रव्यमान ज्यादा है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण। फटाफट कमेंट करो बच्चों। ऐसे तो मजा आता है, थ्योरेटिकल पोर्शन कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बिल्कुल फटाफट हो जाते हैं। अपन सीधा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करते हैं, तो जब थ्योरी क्लियर ही नहीं है तो क्वेश्चन क्या करेंगे अपन? किसका द्रव्यमान ज्यादा है बताओ तुम। चलो मैं तुम्हें बता देता हूं द्रव्यमान का क्रम। पहले तो मैंने तुम्हें बता दिया था, लेकिन एक बार और समझ लो। द्रव्यमान सबसे ज्यादा होता है अल्फा कणों का, एटम के हिसाब से बता रहा हूं मैं। इसके बाद में द्रव्यमान में आता है न्यूट्रॉन, फिर आता है प्रोटॉन, और प्रोटॉन के बाद में आता है इलेक्ट्रॉन। ये द्रव्यमान का क्रम है। अल्फा कणों का अगर तुम्हें द्रव्यमान पूछे तो अल्फा कणों का द्रव्यमान 6.67 लगभग इंटू 10 टू द पावर -27 kg। लगभग ये जो है ना, ये किसका द्रव्यमान है? ये अल्फा कणों का द्रव्यमान है। अब न्यूट्रॉन का द्रव्यमान मुझे तुम बताओ कमेंट करके। मैंने तुम्हें बताया कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। फटाफट कमेंट करके बताओ, फटाफट कमेंट करो। ये 64 है, सॉरी। फटाफट कमेंट करो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। अभी तो बताया मैंने न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। बताने के बाद में भी ज्यादा सही आंसर नहीं आया अभी पूरा। कुछ बच्चों का सही आया है। न्यूट्रॉन का कितना? 1 पॉइंट देखो इधर मैं बता देता हूं। 1.675 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ये किसका है? न्यूट्रॉन का। प्रोटॉन का कितना है? 1.672 10 टू द पावर -27 kg। और यहां पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -30 kg। ये सारे द्रव्यमान है। तो ज्यादा द्रव्यमान कितना है? अल्फा कणों का। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब अपन बातें करते हैं दूसरा मौलिक कण, जिसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉन। जिसे क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन। एक चीज का ध्यान रखना, इस इलेक्ट्रॉन से संबंधित मेरे दोस्तों तुम्हें 3 क्वेश्चन, 3 वैज्ञानिक तुम्हें सेट करने हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज से संबंधित कितने वैज्ञानिक याद करने हैं? 3 वैज्ञानिक याद करने हैं। इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन से संबंधित पहला वैज्ञानिक था स्टोने, और इलेक्ट्रॉन से संबंधित दूसरा वैज्ञानिक है जे थॉमसन,
और इलेक्ट्रॉन से संबंधित तीसरा वैज्ञानिक है जिसका नाम है रॉबर्ट मिलिकन। इसका क्या नाम है? रॉबर्ट मिलिकन। तीनों का संबंध किससे है? इलेक्ट्रॉन से है। कैसे है संबंध? समझते हैं कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले अगर तुम्हारा एग्जामिनर इस प्रकार से क्वेश्चन डालता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन शब्द किसने दिया था? स्टोने ने दिया था। स्टोने से एक बार तो क्वेश्चन ये भी आया था कि स्टोने से पहले इलेक्ट्रॉन किस नाम से जाना जाता था? किसी नाम से नहीं जाना जाता था, इसे बोला जाता था एक ऋण आवेशित कण। थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन की खोज की तो ये हो गए इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता। और मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन पर आवेश ज्ञात किया था, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश ज्ञात करने वाले वैज्ञानिक निम्नलिखित में से कौन है? तो रॉबर्ट मिलिकन। और जिस विधि से इन्होंने ज्ञात किया था उस विधि को बोला गया तेल बिंदु विधि। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश किस विधि द्वारा ज्ञात किया गया था? तेल बिंदु विधि द्वारा। तो ये सारी बातें हैं अपने को इलेक्ट्रॉन से संबंधित याद करनी है। अब वही बात है, ये बाहरी आउटर सेल में चक्कर लगाते रहता है, ये कोई नाभिकीय कण नहीं है, इस प्रकार से चक्कर लगाते रहता है। और मैं तुम्हें बता दूं कि एक अपने को इलेक्ट्रॉन का क्या याद करना है? द्रव्यमान। तो मैं तुम्हें द्रव्यमान एक और बता देता हूं, 9.1 इंटू 10⁻³ kg, ये हो गया इसका द्रव्यमान। द्रव्यमान से इंपोर्टेंट इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आवेश में खाली डिजिट का अंतर नहीं है, खाली केवल और केवल चार्ज का अंतर है। प्रोटॉन धनावेशित था और ये हो जाएगा ऋणावेशित। तो यहां पर ध्यान रखना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, -19 कूलम। 1.67 अपन इसको पूरा भी लिख सकते हैं। ये सारी बातें अपने को किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉन से संबंधित। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन ये जो कक्षों के चारों ओर चक्कर लगाता है ना, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन कक्ष के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो चारों ओर चक्कर लगाने में बोला कि कौन सा बल लगता है? तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन जो भी बल लगाता है ना उसे बोला जाता है अभिकेंद्रीय बल। क्या कौन सा बल बोला जाता है? इसे अभिकेंद्रीय बल। और इसी अभिकेंद्रीय बल को बोला जाता है सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सारे शब्द तुम्हें ध्यान में रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, किस बल के कारण लगाता है? अभिकेंद्रीय बल के कारण लगाता है। और अभिकेंद्रीय बल देता कौन है? तो अभिकेंद्रीय बल देता है इसे प्रोटॉन। तो तीन वैज्ञानिक हो गए। इलेक्ट्रॉन शब्द दिया था स्टोने ने, खोज की थी थॉमसन ने, और आवेश ज्ञात किया था मिलिकन ने। आवेश किस विधि से ज्ञात किया था? तेल बिंदु विधि से ज्ञात किया था। द्रव्यमान अपना हो गया, आवेश अपना हो गया, और चारों ओर चक्कर लगाने में जो बल होता है ना उस बल को क्या बोला जाता है? अभिकेंद्रीय बल। ध्यान रखना, इसमें यह भी पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो चारों ओर चक्कर लगाता है ना, ये चारों ओर चक्कर लगाता है तो न्यूटन के किस नियम के अनुसार लगाता है? तो ध्यान रखना, इसमें क्रिया प्रतिक्रिया एक्शन रिएक्शन होती है, तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या न्यूटन का थर्ड लॉ, ठीक है ना, ये ध्यान रखना तुम। इलेक्ट्रॉन की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की? फटाफट कमेंट करो बच्चों, गलत नहीं करोगे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? खोज पूछा है तो खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। और अगर क्वेश्चन पूछे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किस वर्ष हुई, तो ध्यान रखना जे थॉमसन ने किस वर्ष की थी? 1897 में। इलेक्ट्रॉन शब्द निम्न में से किस वैज्ञानिक ने दिया? 20वें का कमेंट करके बताओ। शाबाश। इलेक्ट्रॉन शब्द किसने दिया था? स्टोने ने, जबकि खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। दोनों वैज्ञानिक इंपॉर्टेंट है, ये हो गए इसके खोजकर्ता। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से किस वैज्ञानिक का संबंध इलेक्ट्रॉन से नहीं है? अब बताओ, देखें, कमेंट करो फटाफट। निम्न में से किस वैज्ञानिक का संबंध इलेक्ट्रॉन से नहीं है? अब की बार सही बता रहे हो, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन से संबंधित तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गई। किस वैज्ञानिक का नहीं है? आइंस्टीन का। क्यों नहीं है? क्योंकि रॉबर्ट ए मिलिकन ने तो इसका आवेश ज्ञात किया था। रॉबर्ट ए मिलिकन ने इसका क्या ज्ञात किया था? आवेश ज्ञात किया था।
थॉमसन ने सर इसकी क्या की थी, खोज की थी, और स्टोन ने इलेक्ट्रॉन शब्द दिया था, या इलेक्ट्रॉन का इसने क्या किया था, नामकरण किया था। लेकिन आइंस्टीन साहब का संबंध इलेक्ट्रॉन से बिल्कुल भी नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन क्या है, फटाफट कमेंट करो, एक इलेक्ट्रॉन क्या है? वेरी गुड। शब्दों को पकड़ना। नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणविक कण जो उदासीन है। तो इलेक्ट्रॉन, मुझे इतना ध्यान है कि इधर क्या लिखा हुआ है, चलो मैं नहीं समझ रहा हूं तो भी कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर उदासीन है तो सर इलेक्ट्रॉन तो उदासीन नहीं है, तो ये तो यहां से ऑप्शन कट जाएगा। नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणविक कण जो सकारात्मक है, नहीं सकारात्मक भी नहीं है। नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणविक कण जो नकारात्मक है, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन वास्तव में ऋणावेशित होता है। ऋणावेशित का मतलब क्या है, नकारात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। कुछ बच्चों ने सही दिया है। अगला देखो, निम्न में से कौन सा कथन सही है, फटाफट कमेंट करो। 23, परमाणु के नाभिक में केवल इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन विद्यमान है। परमाणु के नाभिक में केवल न्यूट्रॉन विद्यमान है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान हैं। फटाफट कमेंट करो बच्चों, सिर्फ 5 सेकंड में आंसर मिलना चाहिए। शाबाश, सही बताया है सारे बच्चों ने ही। किसकी बात की है, नाभिक की बात की है। तो नाभिक में ध्यान रखना, एक तो प्रोटॉन है और एक कौन है, न्यूट्रॉन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। कुछ बच्चों ने सही दिया है। शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाते समय नाभिक द्वारा कौन सा बल लगाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट है, मैंने तुम्हें भी बताया। परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाने में नाभिक द्वारा कौन सा बल लगाया जाता है? ध्यान देना इधर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल, ठीक है ना। अभिकेंद्रीय बल को बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। अभिकेंद्रीय बल को क्या बोला जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। होता क्या है ये, कोई भी पिंड हो, ध्यान देना इधर, कोई भी पिंड हो, कोई भी पिंड के वृत्ताकार पथ में, अगर कोई भी पिंड वृत्ताकार पथ में क्या लगाता है, चक्कर लगाता है ना, तो वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाने के लिए उसे जिस बल की आवश्यकता होती है उसी बल को बोला जाता है अभिकेंद्रीय बल। उसी बल को क्या बोला जाता है, अभिकेंद्रीय बल। और देखा जाए तो वास्तव में इलेक्ट्रॉन भी अगर देखा जाए तो इस नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है, और जिस निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है ना, तो किस बल की वजह से लगाता है, अभिकेंद्रीय बल। अब यहां पर इस क्वेश्चन में एक आंसर और भी बन रहा है। परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाते समय क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभिकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन को कौन प्रदान करता है? तो ध्यान रखना कि अभिकेंद्रीय बल कौन प्रदान करता है, नाभिक प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉन का परमाणु के चारों ओर चक्कर किस नियम का परिणाम माना जाता है? फटाफट कमेंट करो। देखें, इलेक्ट्रॉन का परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाना किस नियम का परिमाण माना जाता है, किस नियम का परिणाम माना जाता है, सॉरी। शाबाश, सही बताया है। न्यूटन के किस नियम के अनुसार, तृतीयक नियम के अनुसार। अगला देखो, सन 1932 में जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किस धातु पर एल्फा कणों के प्रहार से प्रोटॉन के बारे में बताया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ये क्वेश्चन आईएएस में यूपीएससी ने पूछा था, यूपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, तुम बताओ, फिर इसकी कॉन्सेप्ट तक तुम्हें मैं ले जाता हूं। शाबाश, कुछ बच्चों ने सही बताया है। ये जो एग्जामिनर है ना, इस एग्जामिनर ने अगर देखा जाए तो एग्जामिनर ने किसके बारे में बातें की हैं, अल्फा कणों के प्रहार से जेम्स चैडविक ने प्रहार से बताया, ठीक है ना। तो 1932 में जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किस धातु पर अल्फा कणों के प्रहार से प्रोटॉन के बारे में बताया, ठीक है ना।
देखो एल्फा कणों के प्रहार से अगर देखा जाए तो जेम्स चैडविक ने जिस तत्व के बारे में बताया था ना, उस टाइम में उसने किस धातु पर प्रयोग किए थे, तो ध्यान रखना किस धातु पर प्रयोग किए थे, बेरिलियम धातु पर प्रयोग किए थे। अब अगला जो कॉन्सेप्ट चलेगा ना, ये किन कणों को लेकर चलेगा, पाइमेसोन कणों को लेकर। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता देता हूं पाइमेसोन कण होते क्या हैं। पाइमेसोन कणों की जो खोज है ना, पाइमेसोन कणों की खोज एक जापानिक वैज्ञानिक ने की थी और उस जापानिक वैज्ञानिक का नाम था युकावा। ठीक है ना। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाइमेसोन कणों की खोज किस वैज्ञानिक ने की, युकावा ने। और युकावा ने सर्वप्रथम कब बताई थी पाइमेसोन कणों को, 1932 में। अब ये पाइमेसोन कण होते क्या हैं, समझना इसकी कॉन्सेप्ट तक, बिल्कुल तुम्हारी कॉन्सेप्ट के लिए कर दूंगा, तुम 2 मिनट ध्यान से सुन लेना। ये अपना परमाणु है और परमाणु के अंदर ये नाभिक है। परमाणु के अंदर क्या है, ये नाभिक है। ठीक है ना, यही नाभिक है। नाभिक में आपको मालूम है कौन सा चार्ज पाया जाता है, पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, क्योंकि नाभिक धनावेशित होती है, अर्थात नाभिक में कौन सा आवेश पाया जाता है, धनावेश पाया जाता है। अब नाभिक में इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा एक और सूक्ष्म कण पाया जाता है। एक और क्या पाया जाता है, सूक्ष्म कण पाया जाता है। और जो भी सूक्ष्म कण पाया जाता है ना, उसे ही वास्तव में केमिस्ट्री ने कह दिया पाइमेसोन कण। अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा नाभिक में अगर कोई कण पाया जाता है तो उसे ही बोला जाता है पाइमेसोन कण। और यह किस वैज्ञानिक ने बताया था, युकावा नामक वैज्ञानिक ने बताया था। ये करता क्या है सर, ध्यान से समझना। ये पाइमेसोन कण क्या करता है, ये पाइमेसोन कण यहां पर अगर देखा जाए, यहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर एक बादलों का आवरण बना लेता है। ये इसका कार्य यहां पर लिख देता हूं मैं। पाइमेसोन कण क्या करता है, इस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर किसका आवरण बना लेता है, बादलों का आवरण बना लेता है। और बादलों का आवरण बना लेने पर इसे एक बल प्रदान करता है और उस बल को बोला जाता है नाभिकीय बल। बस तुम्हारा एग्जामिनर यहीं से ज्यादा क्वेश्चन उठाता है कि नाभिकीय बल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कौन प्रदान करता है, तो आंसर क्या आएगा यहां पर, पाइमेसोन कण। कैसे प्रदान करता है ये मैं तुम्हें बता देता हूं। एक चीज तुम्हें और याद रखना, इस पाइमेसोन कण का जो द्रव्यमान है ना, इस पाइमेसोन कण का द्रव्यमान कितना है, कभी कभी पूछता है। तो पाइमेसोन कण का द्रव्यमान है 276 गुना। और 276 गुना किसके 276 गुना है, तो ध्यान रखना किसके 276 गुना है, इलेक्ट्रॉन की। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के 276 गुना इसका द्रव्यमान होता है। अब ये करता क्या है, ध्यान देना इधर। युकावा साहब ने यह बताया कि जो समान आवेश होते हैं ना, समान आवेश, ध्यान देना बिल्कुल, समान आवेशों के बीच में जो गुण पाया जाता है वो प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है, अर्थात एक दूसरे को भगाते हैं। और असमान आवेशों के बीच में जो गुण पाया जाता है, असमान आवेशों के बीच में जो गुण पाया जाता है ना, उसे वास्तव में बोला जाता है फिजिक्स में कि कौन सा गुण पाया जाता है, आकर्षण का गुण पाया जाता है। यह नियम कहता है लॉ ऑफ चार्ज या कुलाम्स लॉ। ये तो बात ठीक है। अब मुझे तुम एक चीज बताना, समान आवेश का मतलब, यहां पर मैं तो एक ही चीज से समझता हूं, समान आवेश का मतलब या तो प्लस प्लस है और या फिर माइनस माइनस है, यही होता है समान आवेश। तुम ध्यान दो जरा, इस परमाणु के अंदर समान आवेश है। क्यों? क्योंकि यहां पर केवल और केवल प्रोटॉन है और यहां पर प्रोटॉन के बीच में लगने वाला कौन सा है, प्रोटॉन। प्रोटॉन में धनावेश पाया जाता है, तो यहां पर धन आवेश या प्लस प्लस होते हुए भी यहां पर प्रतिकर्षण नहीं पाया जाता। और इसी प्रतिकर्षण नहीं पाए जाने के लिए कौन सा कण जिम्मेदार है, पाइमेसोन कण जिम्मेदार है। और पाइमेसोन कण इसे नाभिकीय बल प्रदान करता है। इसी कारण मेरे दोस्तों मैं तुम्हें बता दूं कि वास्तव में प्रोटॉन नाभिक के बाहर नहीं जा सकता। तो प्रोटॉन को नाभिक के अंदर रखने के लिए अगर कोई कण जिम्मेदार है तो वो कौन है, पाइमेसोन कण है। तुम्हें क्वेश्चन पूछता है कि पाइमेसोन कण किसमें लगता है, तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में आपस में इनको बंद बनाए रखने के लिए अगर कोई कण जिम्मेदार है तो वो कौन कण है, पाइमेसोन कण। और पाइमेसोन कण की वजह से ही प्रोटॉन नाभिक के बाहर नहीं जाता। तो ये सारी बातें बताई थी युकावा साहब ने, ठीक है ना। तो मैं तुम्हें अब इसके क्वेश्चंस पर ले चलता हूं।
पहला क्वेश्चन देखो, इस प्रकार से मैंने ये तुम्हें जो दिखाया है ना, ये पाइमेशोन कणों के बारे में कुछ अवधारणाएं हैं। इस पाइमेशोन कणों में ये वास्तव में नाभिक ली गई है, जिसमें अगर देखा जाए तो यहां पर ये प्रोटॉन है और यहां पर ये न्यूट्रॉन है, ठीक है ना। अब देखो इसमें न्यूट्रॉन की तरफ प्रोटॉन जा रहा है, प्रोटॉन की तरफ न्यूट्रॉन जा रहा है, अर्थात इनको आपस में बंदी बनाए रखने के लिए या आपस में नाभिक के बल प्रदान करने के लिए कौन सा कण जिम्मेदार है? पाइमेशोन कण जिम्मेदार है। और पाइमेशोन कण क्यों जिम्मेदार है? क्योंकि पाइमेशोन कण इनको कौन सा बल प्रदान करता है? नाभिक के बल प्रदान करता है। और ये बातें किस वैज्ञानिक ने बताई थी? युकावा नामक वैज्ञानिक ने बताई थी। क्वेश्चन करते हैं इसका। द्रव्यमान और ऊर्जा के कणों के संदर्भ में सही कूट का चयन कीजिए। बताओ, देखिए तुम कमेंट करो, फिर मैं तुम्हें इसकी तह तक ले जाता हूं। द्रव्यमान और ऊर्जा के कणों के संबंध में सही कूट का चयन कीजिए। कुछ बच्चों का सही है। पहले ऑप्शन पे चर्चा करते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से अधिक होता है। यह सही है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि मास ऑफ प्रोटॉन बराबर 1837 गुना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ज्यादा ही तो है, तो पहला तो ऑप्शन सही है। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कम होता है, गलत है। पाइमेशोन कणों का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 276 गुना होता है। यह भी बात मैंने तुम्हें बताई है कि ये तुम फिट रख लेना इसको, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सीधा सीधा भी तुम्हारा एग्जामिनर पूछ लेता है कि पाइमेशोन कणों का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के कितना गुना है। अलग अलग ऑप्शन देता है, तो ध्यान रखना 274 गुना है। यह भी बिल्कुल सही है। अर्थात पहला और तीसरा तो बिल्कुल सही है और दूसरा गलत है। तो दूसरा वाला सबसे पहले काट दो, तो उसका मतलब डी तो इसका आंसर नहीं हो सकता। अगला देखो, अगला क्या है? गोल्डस्टीन वैज्ञानिक का संबंध प्रोटॉन से नहीं है। सर गोल्डस्टीन का संबंध तो प्रोटॉन से है ही, क्योंकि प्रोटॉन के तो वास्तव में खोजकर्ता ही, प्रोटॉन के तो खोजकर्ता ही कौन है? गोल्डस्टीन है। तो इसका मतलब ये चौथा भी इसका जो ऑप्शन दे रखा है ना बंदे ने, वो गलत है। तो इसका मतलब पहला और तीसरा ये दोनों सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पाइमेशोन कर जो युकावा ने बताया है ना, ये इंपॉर्टेंट अवधारणा को लेकर चलता है। आजकल जो भी एग्जामिनर पूछे जा रहे हैं ना, वो वास्तव में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों केमिस्ट्री के मिश्रण से क्वेश्चन बनाता है। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन के सामने तुम्हारे सामने। नाभिक की संरचना के संबंध में निम्न में से सही कथन है। अब तो तुम गलत मत करना इसे, बताओ देखिए कमेंट करके। नाभिक की संरचना के संबंध में सही कथन है। वेरी गुड, कुछ बच्चों ने सही बताया है, बाकी के सभी बच्चों का आंसर गलत है। क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हो तुम। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के परस्पर विनिमय से पाइमेशोन कणों की उत्पत्ति होती है। यही तो मैंने तुम्हें बताया है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आपसे विनिमय के लिए तो पाइमेशोन कण जिम्मेदार है। ये तो सही है। पाइमेशोन कणों से उत्पन्न बल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधता है। बिल्कुल सही है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधता है। क्यों बांधता है? क्योंकि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक बल प्रदान करता है और उस बल को बोला जाता है कौन सा बल? नाभिकीय बल। तो इसका मतलब दूसरा भी इसका सही है। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता, यह आपने सबने पढ़ा है 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में कि हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं होता। एकमात्र आवर्त सारणी का ऐसा तत्व है जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। तीनों कथन सही हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर तुम्हारे सामने, इसे तुम बताओ मुझे। परमाणु के भीतर विद्यमान नाभिक की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन सही है? ध्यान देना, परमाणु के भीतर नाभिक की प्रकृति के बारे में सारी बातें दे रखी है। तो नाभिक की प्रकृति क्या क्या होती है ये मैंने तुम्हें बता दिया था शुरू में थ्योरेटिकल पोर्शन में, तो तुम्हारा गलत नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चों ने सही दिया है, चलो
धन्यवाद। आप अपन देखते हैं इस क्वेश्चन को। परमाणु का समस्त द्रव्यमान नाभिक में होता है, बिल्कुल सही है। और अगर तुम्हें पूछे कि परमाणु का कितना प्रतिशत द्रव्यमान नाभिक में होता है, तो 99% जो द्रव्यमान है ना, ये 99% द्रव्यमान केवल और केवल किसमें होता है? नाभिक में होता है। अधिकांश द्रव्यमान आ गया। नाभिक का आकार परमाणु के बराबर नहीं होता, यह भी बिल्कुल बात सही है, ठीक है ना। परमाणु के बराबर नहीं होता। नाभिक का आकार परमाणु से अधिक होता है, नहीं, परमाणु से अधिक नहीं होता। वास्तव में नाभिक का आकार तो परमाणु से क्या होता है? कम होता है। परमाणु उदासीन हो सकता है, नाभिक नहीं। ध्यान देना, इधर बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। 1 और 2 ये दोनों सही हैं, तीसरा गलत है, तो तीसरे वाला ये भी कट गया, तीसरे वाला यहां पर है, ये भी कट गया। इसका मतलब अपन 2 ऑप्शन पे तो चले गए, या तो 1 और 2 सही है, और या 1, 2 और 4 सही है। 50% पे तो अपन चले गए। तुक्का भी लगाएंगे तो यहां पर सही हो जाएगा। चौथे क्या कह रहा है कि परमाणु उदासीन हो सकता है। सर बिल्कुल परमाणु उदासीन हो सकता है, क्योंकि परमाणु के अंदर प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर धनावेश है। परमाणु के अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के अंदर ऋणावेश है। और दोनों की जो संख्या है, दोनों की संख्या, एक परमाणु में दोनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। और दोनों की संख्या बराबर होने की वजह से ही वास्तव में कौन सी स्थिति आती है? उदासीन या न्यूट्रल की स्थिति आती है। नाभिक उदासीन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि नाभिक में तो केवल और केवल कौन है? प्रोटॉन है। नाभिक में केवल और केवल कौन है? प्रोटॉन है। इसका मतलब केवल और केवल नाभिक में कौन है? धनावेश है। केवल और केवल कौन है? धनावेश है। तो जब ऋणावेश होगा ही नहीं तो उदासीन नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 4। अच्छा क्वेश्चन है ये। पाई मेसोन कणों की उत्पत्ति होती है, फटाफट कमेंट करो। मैंने तुम्हें बता दिया पाई मेसोन कणों के बारे में। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के परस्पर विनिमय से, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के परस्पर विनिमय से, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉनों के परस्पर विनिमय से, फोटॉन और न्यूट्रॉन के परस्पर विनिमय से। फटाफट कमेंट करो सर। सही बताया है, करीब करीब सभी बच्चों ने सही बताया है। पाई मेसोन कणों की उत्पत्ति, इतना ही ध्यान रखना, केवल और केवल परमाणु की नाभिक में होती है। केवल और केवल किसमें होती है? परमाणु की नाभिक में होती है। परमाणु की नाभिक में होती है, इसका मतलब किस किस पर चर्चा हो रही है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। निम्न में से किस कण का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 276 गुना है? फटाफट कमेंट करो, अभी बताया मैंने तुम्हें। किस कण का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 276 गुना है? बिल्कुल सही है। किन कणों का? पाई मेसोन कणों का। अगला देखो, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश है। फटाफट कमेंट करो, ए, बी, सी या डी। शाबाश, सभी ने दिया है। किसकी बात की है? इलेक्ट्रॉन। और किसकी बात? आवेश। एक चीज का ध्यान रखना, अगर तुम्हें कोई भी चीज पूछे तो सबसे पहले तुम एसआई मात्रक पे जाना। और तुम्हें मालूम है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो एम्पीयर वाले तो दोनों काट दो। किसकी बात की है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा है? ऋणावेश है। तो ऋणावेश वाला कौन सा सही है? ए सही है। और ये दूसरा वास्तु में है ना, ये दूसरा किस पर आवेश है? प्रोटॉन का आवेश है। प्रोटॉन का आवेश है। रदरफोर्ड द्वारा नाभिक की खोज किस वर्ष की गई? वेरी गुड, सभी ने सही बताया है। रदरफोर्ड द्वारा नाभिक की खोज किस वर्ष की गई? 1900 बताओ, 1911 में। किस वर्ष की गई? 1911 में। इन्होंने एक प्रयोग किए थे, मैं तुम्हें अगली क्लास में बताऊंगा रदरफोर्ड का स्वर्णपत्र प्रयोग। वो तुम्हें पूरी थ्योरी क्लियर कराऊंगा वीडियो के जरिए, किस प्रकार से स्वर्णपत्र प्रयोग किया गया था। अब आपके सामने 2 क्वेश्चन हैं, 34 और 35। तुम मुझे कमेंट करके बताओ 34 में क्या आएगा, 35 में क्या आएगा। क्वेश्चन सीरीज लिखकर बताना तुम मुझे, 34 और 35। वेरी गुड।
जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में संशोधन किया था किसने? रदरफोर्ड ने। तो 34 का आंसर हो जाएगा ए। और रदरफोर्ड के नाभिकीय सिद्धांत में किस वैज्ञानिक द्वारा संशोधन किया गया? तो नाभिकीय सिद्धांत में संशोधन किया था नील्स बोर ने। तो दोनों मैंने एक साथ क्वेश्चन ले लिए हैं ताकि तुम्हारी डाउट बढ़िया से क्लियर हो जाए। तो आज अपन ने टोटल कितने क्वेश्चन लिए थे? 35 MCQ लिए थे। अगली सीरीज में मैं तुम्हें थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड का श्रवण पत्र प्रयोग से संबंधित बताऊंगा। तो इन मॉडलों के बारे में मैं तुम्हें स्पेशल बढ़िया तरीके से लाइव प्रेजेंटेशन से बताऊंगा कि किस प्रकार से थॉमसन मॉडल बना था और किस प्रकार से वास्तव में श्रवण पत्र प्रयोग रदरफोर्ड ने किया था। तो इससे अगली क्लास तुम बिल्कुल भी मिस ना करना। ओके, थैंक यू।